नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे, जिसमें ईश्वर आपकी पूरी तरीके से मदद कर रहे होंगे। बहरहाल, आज की अपने इस प्रसारण में मैं किशोर कुमार और रफ़ी साहब के बारे में बात करूँगा, या रफ़ी साहब और किशोर कुमार के बारे में बात करूँगा। क्योंकि मैंने ये नाम 2 बार लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं किशोर कुमार साहब का नाम पहले ले लूँ और रफ़ी साहब का नाम बाद में लूँगा, तो हो सकता है लोगों को शिकायत हो कि रफ़ी साहब का नाम बाद में क्यों लिया। मैं बात को कहीं भी शुरू करूँ, रफ़ी साहब बोलूँ चाहे किशोर कुमार साहब बोलूँ पहले, चाहे मैं किशोर कुमार का नाम पहले लूँ और रफ़ी साहब का नाम बाद में लूँ, बात एक ही है। तो किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों ही भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध आपके प्लेबैक सिंगर रहे, पार्श्व गायक। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सिर्फ पार्श्व गायक ही नहीं रहे। रफ़ी साहब ने कुछ फिल्म्स में एक्टिंग भी की है और किशोर कुमार साहब ने तो काफ़ी सारी फिल्मों में एक्टिंग की है। लेकिन उन दोनों की जो स्टाइल थी ना, वो डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। किशोर कुमार के गायन में एक बहुमुखी प्रतिभा, सहजता और एक खास तरह की विचित्रता का अनूठा मिश्रण था। खास तरह की विचित्रता मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किशोर कुमार के पास में कोई भी शास्त्रीय संगीत की कोई तालीम नहीं थी। ठीक है, यानी अपने जो दुनिया मतलब जो उनका आखिरी दिन था दुनिया में, 13 अक्टूबर 1987 तक उन्होंने कोई सरगम नहीं सीखी थी। उनके पास में सारेगामा का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए जब भी कभी वो गाना गाते थे उसमें एक विचित्रता हमें इसीलिए महसूस होती है क्योंकि उनका जो तरीका था वो खुद का तरीका था अपने आप। और सहजता मतलब वो किसी भी गाने में बिंदास आते थे, बिल्कुल बिंदास, मतलब उन्हें डर महसूस ही नहीं होता था। बिल्कुल, ये उनकी एक्टिंग में भी आपने देखा होगा कि वो बिंदास एक्टिंग करते हैं। उन्हें मतलब कैमरा लगता ही नहीं है कि उनके सामने कैमरा रखा हुआ है, नहीं लगता। कॉमेडी में भी, और आप देखिए कि किसी भी फिल्म में कितने ही बड़े बड़े कॉमेडियन हो, आप महमूद के साथ में देखिए, पड़ोसन फिल्म देखिए आप, कि वहाँ पर लगता है कि किशोर कुमार के सामने कैमरा रखा हुआ है और वो फिर एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है कैमरा है ही नहीं। ये चीज़ आपको महमूद साहब के बारे में तब भी पता चलता है कि महमूद साहब फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सोच करके बोल रहे हैं, लेकिन किशोर कुमार तो धट से जो आता है मुंह में बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बकवास करते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस, बहुत ज़्यादा सहज, है ना, कि हम जो अकेले में बोले वही हम कैमरे के सामने बोले, उसको बोलते हैं सहजता। तो ये सहजता किशोर कुमार की आवाज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देती है, समझ में आती है। और उसमें ये बैलेंस था, वो जोशीले और बहुत ज़्यादा जो ऐसे पैपी नंबर्स होते थे ना, जिसमें चंचल शोक चीज़ें होती थी, कि भाई जिसमें शोर शराबा, मस्ती, हुल्लड़, है ना, उस टाइप का जो गाना होता था ना, उसको वो बहुत अच्छे वाले तरीके से गाते थे, है ना, इस तरह से करके। नखरे वाली वो तो कोई और थी जो दिल में समा गई यारो, इडली ओ इडली ओ। अब ये जो गाने थे ना, इस गाने में किशोर कुमार की जो चंचलता है वो शुमार है। देखिए, मैं यहाँ पर रफ़ी साहब का नाम ले ही नहीं रहा हूँ। वो गानों के कितने अलग अलग टाइप के मूड्स होते हैं, कितनी तरह की सिचुएशन होती है, कितनी कैफियत होती है। अब हर कैफियत में हर व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता, है ना। तो वो जो अजीब किस्म का जो खिलंदड़पन था ना, जहाँ आदमी ज़मीन पर उठ जाता है, बैठ जाता है, लोट मचा लेता है, इस तरह की चीज़ें, अगर मान लीजिए आप ज़मीन पर उठें, बैठें, कूदें, फांदें, हाफ टिकट का गाना देखिए आप, हाफ टिकट में वो गाना किस तरीके से करके मधुबाला उनके गले में और वो पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब उस तरह का जो खिलंदड़ अंदाज है, उसमें आप देखिए किशोर कुमार की आवाज़ ही जमेगी ना उसमें, है ना। तो उस अजीब सा कुछ चंचल टाइप की जो हरकतें होती है ना, उसमें भी किशोर कुमार जमते हैं। और जो भावपूर्ण जो चीज़ें हैं ना, उसमें भी चलते हैं वो, है ना। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। आप देखिए वो गाना, आप फिल्म देखिए आप, किसका है वो, झुमरू का है या किसका है, आप, मैं थोड़ा फिल्म के बारे में अभी दिमाग से नहीं है, तो आप देखिए। तो वो गाना दोनों तरीके से गा सकते थे, है ना भाई। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो कल भी मेरे साथ, वो कल भी आसपास थी, वो आज
मेरे करीब है। अब देखिए ये डिपेंड करता है म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। अगर म्यूज़िक डायरेक्टर जैसा होगा, जैसा सिखाएगा, जैसा समझाएगा, जैसा बताएगा, गायककार उस टाइप से मोल्ड करेगा उस आवाज़ को। किशोर कुमार साहब ने जब भी कभी गाना गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में या शंकर जयकिशन के साथ में या मदन मोहन के साथ में, उनकी आवाज़ अलग टाइप की थी, अलग तरह से थी। लेकिन जब उन्हीं किशोर कुमार ने जब जब आर डी बर्मन के साथ गाया तो अलग आवाज़ का जो टोन था वो सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट था। ज़्यादातर गाने किशोर कुमार के आर डी बर्मन स्टाइल के जो थे ना, वो हंसी मजाक वाले गाने थे, खिलंदड़ किस्म के गाने थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सीरियस गाने नहीं थे। सीरियस गाने थे तो फिर वो चिंगारी कोई भड़के गाना देखिए आप, है ना। आप देखिए ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। क्या इस गाने का कोई तोड़ है? मैं देखिए यहाँ पर रफ़ी साहब का नाम ले ही नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने किशोर कुमार को पहले लिया। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है किशोर कुमार को पहले लिया। देखिए रफ़ी साहब को पहले लेता तो फिर किशोर कुमार वालों को दिक्कत होती, जबकि मैं तो ना रफ़ी साहब वाला हूँ ना मैं किशोर कुमार वाला हूँ, मैं तो दोनों वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको पिछले अपने वीडियो में भी कि किसी का नाम तो मुझे पहले लेना है। अब अगले एपिसोड में मान लो मैंने अपनी बात रफ़ी से शुरू कर ली तो आपको लगेगा कि मैं रफ़ी फ़ैन हूँ। अब इस बार मैंने किशोर कुमार से स्टार्ट कर दी तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं किशोर कुमार का फ़ैन हूँ। नहीं साहब, मैं एक सच्चाई का फ़ैन हूँ, जो मुझे महसूस होता है, जो मैंने देखा, जो मैंने परखा। और मैं क्या कहता हूँ, मेरी कोई भी औकात नहीं है कि मैं इतने ईश्वरीय लोगों के बारे में मैं कुछ बात कह सकता हूँ। नहीं, मैं उनके नाखून का मैल भी नहीं हूँ। लेकिन बस मुझे बोलना अच्छा लगता है। हर इंसान को बोलने का अपना एक स्वतंत्रता है। मैं किसी के बारे में कोई गलत या सही बात नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे अनुभव होता है या जो चीज़ सच्चाई है, मैं कभी कभी वो भी कहता हूँ। तो उनकी अब वो अपनी शैलियों के बीच में फटाफट स्विच कर सकते थे। किशोर कुमार अपने गाने को एकदम से हंसी मजाक से एकदम से सीरियस ला सकते थे, सीरियस से हंसी मजाक ला सकते थे, है ना। उस तरह से उनका जो आवाज़ में जो स्विच कर सकते थे वो इसलिए कर सकते थे क्योंकि वो उस टाइप की पर्सनैलिटी खुद ही थे। वो हंसी मजाक करना, ये करना, हालांकि वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे अंदर से, लेकिन लोगों के बीच में जो उनका स्वरूप था ना, वो हंसी मजाक वाला था। अब ये जितनी भी बातें हैं ना, ये मैं अपने आधार पर नहीं बोल रहा, मेरा खुद का भी अनुभव है और मैंने लोगों के वृत्तांत भी सुने हैं कि भाई वो रिकॉर्डिंग में कभी भी शांत नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ हंसी मजाक करना, रिकॉर्डिंग से पहले कुछ ना कुछ वो करना। तो जब उनको ऐसा कोई गाना दिया जाता था तो वो इस सब चीज़ में बड़े सहज थे, बड़े इजी गोइंग थे वो चीज़। लेकिन रफ़ी साहब उधर बहुत धीर गंभीर, बहुत बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि ईश्वर की झलक जो होती है कि पैगंबर, एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव, किसी के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करना, कभी किसी के बारे में कोई कोई गलत चीज़ नहीं कहना, हर एक को बराबर रखना, कोई ऐसी बात ना कह देना जिससे कि मतलब किसी का मन में कुछ कुछ ठेस पहुंचे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से थी। किशोर कुमार की आवाज़ में एक कच्चापन भी था, एक ज़मीनी गुणवत्ता थी। कच्चापन मतलब जैसी आवाज़ है वैसी बोल दी। ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा इम्पोवरिश किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे बना सकता हूँ, कैसे। उनके दिमाग में वो फ्रेमिंग नहीं था, शास्त्रीय संगीत वाला फ्रेमिंग नहीं था कि भाई वो अपनी आवाज़ को, मान लीजिए उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को रखा तो वो उस आवाज़ को कितना इम्प्रोवाइज़ करेंगे, क्योंकि उनके पास में शास्त्रीय संगीत की तालीम तो थी नहीं। तो वो कई बार अपनी उस आवाज़ को वैसा का वैसा ही उतार देते थे जैसे वो मन से क्रिएट होती थी, जैसा कोई भाव क्रिएट होता था, जैसी उस भाव के ऊपर आवाज़ बनती थी, वो अपनी वैसी की वैसी आवाज़ को मतलब आपने उनकी उस टाइप की आवाज़ें कई बार गानों में सुनी है ना। तो ये जो थी ना, आवाज़ को इम्पोवरिश नहीं करते थे। हाँ, वो अपने अंदाज को इम्पोवरिश करते थे, है ना। हूँ हाँ हाँ हे, ये अंदाज है, इस अंदाज को इम्पोवरिश करते थे, आवाज़ को इम्पोवरिश नहीं करते थे। आप अगर किशोर कुमार का कोई गाना गुनगुनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं गा सकता हूँ। किशोर कुमार के गाने को आपको लगेगा ये मैं गा सकता हूँ, लेकिन रफ़ी साहब के गाने को आपको लगेगा ही नहीं कि इस गाने में जो रफ़ी साहब, मतलब गाने रफ़ी साहब की आवाज़ आपकी आवाज़ से नहीं मिलेगी। आपको अंदाज़ा है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा। किशोर कुमार की आवाज़ को सुन करके आपको ये लगता है कि किशोर कुमार की आवाज़ को आप कॉपी कर जाएंगे।
हालांकि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये किशोर कुमार की आवाज़ को मैं कॉपी नहीं कर पाया हूं, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ में खास बात यह है कि आपको लगता है कि आप उसकी उनकी आवाज़ को कॉपी कर सकते हो। वो आपको लगता है किसी एक इंसान की आवाज़ है, लेकिन जहां तक रफ़ी साहब की आवाज़, आपको लगता ही नहीं कि वो इंसान की आवाज़, आपको लगता है वो एक दैवीय आवाज़ है। मैं जहां तक समझता हूं, देखिए मैं हर बात में, मेरा अनुभव हो सकता है लोगों से मिले, हो सकता है ना मिले, मैं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है साहब, और ना मैं ये किसी वैमनस्य के तौर पे, मैं कोई जलन के तौर, मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी बोली आपके सामने कि जिसमें मैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को गलत या किसी को सही, किसी को मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, किसी की मैं बुराई कर रहा हूं, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो किशोर कुमार की आवाज़ में अलग टाइप का कुछ एक व्यक्तित्व होता था, उनकी भावनाएं कुछ अलग टाइप से गानों के अंदर परिलक्षित होती थी। अब आप देखिए बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कि बाद में आए, पहले भी थे, लेकिन बाद में कोशिशें की कि जहाँ पर लोगों ने उनको एक साथ लेकर के आए फ़िल्मों में, है ना? जहाँ सलामत रहे दोस्ताना हमारा, भले चाहे वो है ना, भले चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, वो फ़िल्म थी दोस्ताना, उसमें आप देखिए कौन किससे कम है? कोई किसी से कम नहीं है। अब आप देखिए वो गाना था कौन-सा? दूसरा आदमी, उसमें 3 आवाज़ें थी। आप देखिए, चल कहीं दूर चले जाएँ, तो उसमें आप देखिए लता मंगेशकर की आवाज़ है, किशोर कुमार की आवाज़ है और रफ़ी साहब की आवाज़ है। और रफ़ी साहब ने उस आवाज़ को कहाँ लेकर के गए हैं, वो गाना वहीं पर ही जाकर के एंड हो जाता है। उस गाने को आप सुनिएगा, मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब की तरफ से। किसकी आवाज़ क्या है, किसकी आवाज़ क्या नहीं है, अब आप देखिए इस गाने में। आप देखिए कौन-सा है, गॉड प्रॉमिस हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? यहाँ देखिए, यहाँ किशोर कुमार की आवाज़ भी है, यहाँ रफ़ी साहब की आवाज़ भी है। मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें देखिए इसमें मुकेश साहब की आवाज़ है और कितना बेकार गाया है मुकेश, कुछ लोग मुझे बोलते हैं। अरे साहब, मुकेश साहब ने बुरा नहीं गाया है, उसमें उस जैसे ही मुकेश साहब की आवाज़ को इसमें लाया जाता है इस गाने में, है ना? हमको तुमसे हो गया है प्यार, तो वो देखिए वो गाना जब थोड़ा ठहरता है, जब आकर के वो गाना ठहरता है, तो ठहराव वाले अंदाज में मुकेश को ला दिया। लेकिन जब उस गाने को दोबारा से खींचा जाता है ना, तो किशोर कुमार को दे दिया वो। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इतनी तो समझ थी ना कि भाई किसको क्या कौन सा भाव देना चाहिए। मुकेश साहब को आवाज़ को ठहराने में थोड़ा सा ज़्यादा होता था कि भाई उन्होंने ज़्यादातर गाने थे ना वो फिलोसॉफिकल अंदाज में गाए थे, ज़्यादातर गाने क्या अधिकांश गाने उन्होंने दार्शनिक अंदाज में गाए हैं। मुकेश साहब की बात कर रहा हूँ। तो जब उस गाने में एक दार्शनिकता वाला एक पुट आ गया, दार्शनिकता वाले एक पैराग्राफ आ गया, जो कि उस गाने में विनोद खन्ना के ऊपर उनकी आवाज़ को रखा गया था, विनोद खन्ना और शबाना आज़मी पर। वो गाना सुनिएगा आप, हमको तुमसे हो गया है प्यार, है ना? वो गाना था, अ, आप देखिए तीनों की आवाज़ है उसमें, रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश साहब की। अब आप देखिए रफ़ी, और मैं यहाँ पर किशोर कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मुकेश साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बुराई आप किसी की कर नहीं सकते हो, क्योंकि सिंगर ने जो गाया, किसी भी गायककार ने कोई गाना गाया, वो किसी चेहरे के लिए गाया, है ना? वो किसी चेहरे के लिए गाया और किसी सिचुएशन पर गाया। उस समय फ़िल्म के अंदर, उस गाने के अंदर क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के हिसाब से गायक को अपनी आवाज़ रखनी पड़ती है। गानों में क्या बोल थे उसके हिसाब से उनको वो तरीका रखना पड़ता है, अपना गाने का उतना स्पीड रखना पड़ता है, कम या ज़्यादा, इमोशंस के हिसाब से। ये म्यूज़िक डायरेक्टर उनको समझाता है और उनको पूरी सिचुएशन बताता है उसके बाद में। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से सोचें कि उस गाने में मुकेश बहुत बेकार लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, दोनों के सामने बहुत बेकार लग रहे हैं, अरे भैया, दोनों के सामने, तीनों के सामने कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ क्या कहूँ, इस टाइप के कितने सिंगर्स की बात करूं मैं, मुकेश साहब, अब आप कहोगे कि मुकेश साहब और मन्ना डे में कौन अच्छा है, ये भी बेकार का सवाल है। राज कपूर ने दोनों ही आवाज़ों को यूज़ किया, लेकिन अब आप कोई तीसरा ही कोई खेमा शुरू कर दें कि भाई उनमें से कौन सी आवाज़ अच्छी है, कौन सी खराब है, ये कहना तो बहुत बेकार चीज़ है। जहां पर जिस चीज़ का रोल है वहां वो उस तरह से उस अंदाज में वो चीज़ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि आवाज़ें जो होती है ना, वो कई बार जो होता है ना, प्लेबैक सिंगिंग क्यों बोला जाता है, मैं प्लेबैक सिंगर का मतलब ये होता है कि प्लेबैक किसके लिए किया है, किसके चेहरे के लिए किया है, इस गाने में क्या सिचुएशन थी, इसके हिसाब से भी आवाज़ को बनाना पड़ता है। अगर किशोर कुमार या रफ़ी साहब अगर किसी एक बहुत मस्ती वाला गाना गाएंगे, बहुत ज़्यादा,
है ना। तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो, शम्मी कपूर के ऊपर जितने गाने रफ़ी साहब ने गाए, अब आप क्या कहोगे, उनकी आवाज़ उन लोगों को अच्छी लगेगी उस समय जो लोग मतलब मौज मस्ती चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब एक बार करण जौहर ने बोला था ना कि वो तो रोते हुए गाने गाते हैं। मैं कहता हूँ उनके उनको बकवास करने की आदत है ना, और वो जिस ज़िंदगी में है ना करण जौहर, वो अपनी उस ज़िंदगी ही उनको मुबारक हो। उनकी ज़िंदगी को, उनके फ़लसफ़े, उनके शौक़, उनकी फ़रमाइशें दुनिया जानती। उस आदमी को कोई हक नहीं था कि रफ़ी साहब के बारे में ऐसी बकवास करने का, ठीक है। क्या आप रफ़ी साहब के बारे में सिर्फ इतना ही जान पाए हैं? आपके फादर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्रोड्यूसर थे, इसके बावजूद भी इतनी बकवास, सिर्फ आप इतनी ही बकवास, आप फिल्म इंडस्ट्री के माने हुए वो हैं। क्या आपने सिर्फ रफ़ी साहब के बारे में यही चीज़ सिर्फ मजाक के तौर पर, किसी का मजाक मखौल उड़ाने के लिए ही क्या उन्होंने इस तरह की बकवास की थी? खैर, वो आदमी तो खैर समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी कीचड़ है ना, वो सिर्फ कीचड़ को समझ सकता है और कुछ नहीं समझ सकता वो आदमी। तो रफ़ी साहब के बारे में जो ऐसा बोले, आप देखिए कि उनका जो गाने, मैंने आपको बताया कि इतनी मौज मस्ती वाले गाने भी हैं। शम्मी कपूर का कोई भी गाना रफ़ी साहब के लिए मौज मस्ती वाला बहुत अच्छा रहा। ब्रह्मचारी के एक दो गाने हैं, है ना। कौन सा था वो, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, इस टाइप के जो गाने, आप देखिए वो गाना देखिए, और आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना देखिए, एन इवनिंग इन पेरिस के गाने देखिए, रफ़ी साहब का कोई भी जानवर फिल्म का देखिए, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली का है, उस गाने को देखिए, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि रफ़ी साहब रोने धोने वाला चीज़ कर रहे हैं। और वही रफ़ी साहब जब दिलीप कुमार साहब के लिए गाते हैं, है ना, तो आप देखिए कि वो वहाँ पर रोना धोना या वो चीज़, तो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो ये ऐसी बातें करते हैं। और वही चीज़ किशोर कुमार के बारे में, किशोर कुमार ने, आप देखिए शराबी फिल्म का एक, कोई भी एक मैं जिक्र ले लेता हूँ, शराबी फिल्म का एक गाना है कि जहाँ चार यार मिल जाए, वो तो खैर उसने गाया है, वो अमिताभ बच्चन ने। लेकिन अगर आप देखिए दे दे प्यार दे, वो किशोर कुमार ने गाया है। लेकिन वही अंदाज आप देखिए कि मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। अब आप क्या कहेंगे, उस आवाज़ को क्या कहेंगे? एक ही फिल्म में एक ही कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन, लेकिन जब अमिताभ बच्चन की स्थिति जब हंसी मजाक वाली होती है, जब वो मौज मस्ती में जब जा रहा होता है रोड के ऊपर, और मीना जी यानी जया प्रदा की तलाश में, तो उनका अंदाजे बयां क्या होता है। लेकिन जब वही चीज़ जब हो जाती है, कौन सी, जब बहुत ज़्यादा फिल्म उसमें आ जाती है कि जब उनको लगता है कि मेरी शादी जया प्रदा के साथ में नहीं हो पाएगी, और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो मेरे फादर हैं, और उसके फादर जलील करके भगा देते हैं जया प्रदा को, यानी प्राण साहब उस फिल्म में जो कैरेक्टर हैं, जो अमिताभ बच्चन तो खैर विक्की जी बने हैं। और वो जब गाते हैं गाना अमिताभ बच्चन, और उन पर किशोर कुमार की आवाज़ जब जमती है, तो आप देखिए वो आवाज़, ये क्यों है, ये फ़र्क क्यों है किशोर कुमार की आवाज़ में उस एक ही फिल्म में? कहीं पर क्या सिचुएशन है और कहीं पर क्या सिचुएशन है, तो सिचुएशन के हिसाब से उनके भाव बदल जाएंगे, बोलने का अदायगी बदल जाएगी, सारी चीज़ बदल जाएगी। अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग डिलीवरी है वो बदल जाता है ना। उसी तरीके से किशोर कुमार का जो गाने का अंदाज है वो बदल जाता है सिचुएशन के हिसाब से। उसी तरह से रफ़ी साहब का जो गाने के हिसाब से उनका अंदाज बदल जाता है। यही तो चीज़ है कि उनमें वो बात है। अब जो लोग मुकाबला करवा सकते हैं, वो लोग तो ये भी कर सकते हैं कि किशोर वर्सेस किशोर। मैं ये कहता हूँ जो बकवास करते हैं ना जो यूट्यूबर्स, वो तो किशोर वर्सेस किशोर भी कर सकते हैं कि किशोर कुमार को सुनिए, फिर किशोर कुमार को सुनिए, किशोर कुमार को सुनिए मंजिलें अपनी जगह, और फिर उसी किशोर कुमार को सुनिए आप दे दे प्यार दे। इनमें से कौन सा अच्छा है? तो वो किशोर कुमार वाले जो कि मंजिलें अपनी जगह वो अच्छा बोलेंगे और कहेंगे कि ये तो बड़ा बकवास गया, दे दे प्यार दे, ये कोई गाना है क्या? और उसी तरीके से रफ़ी साहब के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि साहब ये धीर गंभीर गाने गाते हैं, है ना, वो लोग, उन लोगों ने अगर रफ़ी साहब को अगर वैसा सुन लिया, भाई चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे होके निकली सवारी, ब्रह्मचारी का अगर ये गाना चूज़ कर लिया कि यार क्या बकवास गाना गाया है, क्योंकि रफ़ी साहब इस तरह का गाना गाते ही नहीं है लोगों की नज़र में, ज़्यादातर लोग बाग रोने धोने का गाना। और उन्हीं लोगों को अगर ब्रह्मचारी फिल्म का अगर ये गाना सुना दिया जाए, कौन सा, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, वो कह रहे वाह 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 वाह। और वही चीज़ है कि जिनको रफ़ी साहब के बहुत अच्छे वाले, यानी मौज मस्ती वाले गाने, अच्छे से मतलब मौज मस्ती वाले खिलंदड़ वाले गाने, ये सॉरी मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो उनको फिर ये दिल के झरोखे में ये वाला गाना बेकार लगेगा। अब क्या कहें, लोग बाग तो ऐसे हैं कि रफ़ी वर्सेस रफ़ी कर सकते हैं, किशोर वर्सेस किशोर कर सकते हैं।
लेकिन साहब रफ़ी वर्सेस रफ़ी नहीं है, किशोर वर्सेस किशोर नहीं है। मूड तो देखिए ना, जहाँ जिस सिंगर को जैसा मूड दिया जाएगा वो वैसा ही बता देंगे। अभी मैंने ब्रह्मचारी का एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको 2 गाने बताए जो दोनों ही किशोर को जो दोनों ही रफ़ी साहब ने गाए हैं। लेकिन एक गाना सैड है और एक गाना फ्रॉलिक मूड में है। उसी तरीके से मैंने शराबी के बारे में आपको एग्जांपल दिया जिसमें 2 गाने बताए मैंने आपको। एक गाना किशोर कुमार साहब ने गाया जो कि बड़ा सैड है और दूसरा गाना बड़ा फ्रॉलिक गाना है। तो आप देखिए कि अगर आप गहराई से सोचेंगे ना तो आपको किशोर वर्सेस किशोर करने की इच्छा भी करेगी और उधर रफ़ी वर्सेस रफ़ी करने की भी इच्छा करेगी। मैं आपको ये एग्जांपल क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं खुद भी इन सारी चीज़ों को महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मैंने तो आपको ये वाली चीज़ बताई ना, इस तरह से मैंने आपको बताया। तो इस तरह की बात कौन साबित कर सकता है, कौन बता सकता है? वही आदमी बता सकता है जो कि इस तरह के परपंचों में नहीं पड़ता, जो कभी भी किसी को समान असमान भाव से नहीं लेता। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही भाव से लेता है। देखिए, जब हम किसी के मौत में जाते हैं तो हमारा चेहरा वैसा हो जाता है, हमारे भाव भंगिमाएँ वैसी हो जाती है। हमको हम हमारी भावनाएँ उन सारी चीज़ों पे होती हैं और जब हम किसी की शादी-ब्याह में जाते हैं तो हमारी भावनाएँ वैसी हो जाती हैं। अब कोई ये कहे कि यार ये आदमी तो मौत ज़िंदगी में जाता है, इसको शादी में जाने का हक नहीं है। या ये आदमी तो सिर्फ़ सीरियस या रोते हुए अच्छा लगता है, इस आदमी को शादी में जाकर के डांस करने का कोई हक नहीं है। और अगर किसी आदमी ने मुझे शादी में डांस करते हुए देख लिया, वहाँ पर मौज मस्ती करते हुए देख लिया किसी की शादी में, वो कहेंगे यार ये आदमी तो रो ही नहीं सकता होगा या इस ये आदमी रोते हुए जमता नहीं होगा। तो ये तो उसकी सोच है जो ऐसा सोच रही है। परिस्थिति के हिसाब से सिंगिंग जो होती है, प्लेबैक सिंगिंग में परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और कई बार हम परिस्थितियों को तो नहीं सोचते हैं। कई बार हम उस सिंगर के ऊपर रख देते हैं, भैया सिंगर की आवाज़ को सुनो, उसके बीच में कंपैरिजन मत करो, लेकिन उनकी परिस्थितियों को समझो, फ़िल्मों में उनके ऊपर क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको फिर से वही चीज़ बताने के लिए, साबित करने के लिए आया हूँ कि भैया ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, मैं कहने की क्या इच्छा बता रहा हूँ। और प्लीज़ यहाँ पर वो लोग ना आएँ, वो लोग मेरी बातों के ऊपर प्लीज़ कमेंट ना करें जो सिर्फ़ गालियाँ बकना जानते हैं, जो अबे-तबे करना जानते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है कि भाई ये क्या है कि तू कर रहा है, वो कर रहा है, तू पहले भैया बोलना सीखिए आप, तू तड़ाक करने वाले। उसके बाद में आप मुझसे बात कीजिए, क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि आपसे तू तड़ाक से उस तरह से बात करें, हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि मैं अपना यहाँ सिर्फ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे अनुभव से कुछ लोग वास्ता रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे, इतना कहने के बावजूद भी कि भाई मैं सबको बराबर समझता हूँ, ठीक है। फिर भी मेरे कहने में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो, मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जो मेरे को गाली बकेंगे, जो लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता। आप अगर किसी को गलत बोलेंगे ना, ये आपकी अंतरात्मा को खुद को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। थैंक यू।